वेलकम दोस्तों। जय हिंद। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द राइज ऑफ जोटेदार्स, है ना। जोतदारों का उदय। While many zamindars were facing a crisis at the end of 18th century, a group of rich peasants were consolidating their position in the villages. तो जो 18th सेंचुरी 18वीं शताब्दी के अंत होते होते, है ना, काफ़ी जमींदार, आपको मैंने बताया कि वो क्राइसिस फेस कर रहे थे, वो संकट में थे। बट एक ग्रुप ऑफ रिच पीजेंट्स, जो रईस किसान थे, इनका कुछ ग्रुप कंसोलिडेट कर रहा था, ये अपने पोजीशन को और मजबूत बना रहा था गाँव में, है ना। In Francis Buchanan's survey of Dinajpur district in North Bengal, we have a vivid description of this class of rich peasants known as जोतेदार्स। तो जोतेदार्स एक नॉर्थ बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है दिनाजपुर में, वहाँ पे जोतेदार्स के बारे में काफ़ी डिस्क्रिप्शन दिया गया है ना, फ्रांसिस बुकानन के सर्वे में। तो हम उसको देखते हैं। सो बाय अर्ली 19th सेंचुरी जोतेदार्स had acquired vast areas of land, sometimes as much as several thousand acres। तो 19वीं शताब्दी के जो स्टार्टिंग फेज है उसमें ये जो जोतदार लोग हैं, इन्होंने काफ़ी एरिया एक्वायर कर लिया था, काफ़ी लैंड इनके पास हो गया था, और कुछ के पास तो एकर्स, थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड जमा हो गया भाई। दे कंट्रोल्ड द लोकल ट्रेड एज वेल एज मनी लेंडिंग, एक्सरसाइजिंग इमेंस पावर ओवर द पुअरर कल्टिवेटर्स ऑफ द रीजन। तो ये क्या थे, ये जो लोकल व्यापार था, है ना, वो और जो साहूकारी थी, साहूकारता, मनी लेंडिंग का जो था, इसको कंट्रोल करते थे। और इस कारण से ये इनको बहुत ज़्यादा पावर था, जो पुअर कल्टिवेटर्स थे, जो गरीब किसान थे, जो गरीब कल्टिवेटर्स थे उस क्षेत्र के, उनके ऊपर इनका काफ़ी इमेंस पावर होता था, है ना, जोटेदास का। ए लार्ज पार्ट ऑफ देयर लैंड वॉज कल्टिवेटेड थ्रू शेयर क्रॉपर्स, अदियार्स और बरगदर्स, who brought their own plows, labored in the field, and handed over half the produce to the जोतेदास after the harvest। तो इनका क्या है, जोतेदास का इनका बहुत ज़्यादा जो लैंड होता था, ये शेयर क्रॉपर्स क्या होता है, बटाईदार जिसको बोलते हैं, है ना, अधियारो या बरगादार भी बोलते हैं, बटाईदार भी बोलते हैं। तो इनके पास वो होता है, जो जो बटाईदार होते थे, जो शेयर क्रॉपर्स होते थे, वो अपना हल लाते थे, वो खुद लेबर करके फील्ड में मेहनत करके वो उपज लाते थे, और हाफ जो भी उनका उपज होता था, उसका हाफ प्रोड्यूस वो जोटेदार्स को दे देते थे। क्यों देते थे, फसल होने के बाद क्यों देते थे, क्योंकि जमीन उनकी नहीं थी। जमीन किसकी होती थी, जमीन होती थी जोटेदार्स की। वो जमीन को इसने दे दिया बटाईदार को कि भाई तुम इस पे उग जाओ। वो बटाईदार उसमें मेहनत करेगा, अपना सब कुछ लगाएगा, और जो आएगा, और 50% वो जोतेदार्स को दे देगा, 50% खुद रखेगा। क्यों देगा 50% जोतेदार को, क्योंकि लैंड जोतेदार्स की थी, वो रिच किसान थे, वो रिच रैयत थे। सो विद इन द विलेजेस द पावर्स ऑफ जोटेदार्स वॉज मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ जमींदार। तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है, गांव के अंदर जो है, वो जोतेदार जो है ना, वो ज़्यादा पावरफुल था जमींदार के कंपैरिजन में, है ना। अनलाइक जमींदार्स हु ऑफन लिव्ड इन अर्बन एरिया, जोतदार्स वेर लोकेटेड इन द विलेजेस एंड एक्सरसाइज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर ए कंसिडरेबल सेक्शंस ऑफ पुअर विलेजेस। तो जमींदार क्या होते थे, जमींदार से यार शहरों में रहते थे, है ना, ज़्यादातर। और जो जोतेदार क्या है, वो यार वो उनके गांव में ही रह रहे हैं, तो वो डायरेक्ट कंट्रोल होता था उनका, ग्राम के जो गरीब किसान थे, गरीब विलेजेस थे, उनके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल होता था। क्या होता था दोस्तों, जोतेदार भी जमींदार के अंदर ही था, बट जमींदार शहर में बैठा हुआ है, उसके बहुत सारे गांव हैं, और जोतेदार अपने अपने स्पेसिफिक गांव का जो है थोड़ा पावरफुल किसान है, तो वो ज़्यादा पावरफुल, चूंकि वो उनके बीच का है, तो ऑफकोर्स उसका इन्फ्लुएंस थोड़ा पुअर विलेजेस पे ज़्यादा था। So they fiercely resisted efforts by zamindars to increase the jama of the village, prevented zamindari officials from executing their duties, mobilized riots who were dependent on them, and deliberately delayed payments of revenue to the zamindar। तो ये जो जोतेदार क्या करते थे, ये मजबूती से फियर्सलेसली रजिस्टर्ड जमींदार जब वो अपना टैक्स रेंट है वो बढ़ाना चाह रहे थे, जब जमा बढ़ाना चाहते थे जमींदार, ये लोग अपोज करते थे जोतेदार से कि नहीं नहीं नहीं, आप नहीं बढ़ा सकते हैं, है ना। और जो जमींदारी ऑफिशियल्स था, उनको ड्यूटीज़ करने में भी ये डिफ़िकल्टी करते थे कि नहीं नहीं यार, नहीं देंगे टैक्स, ये वो परेशान करते थे। कैसे, क्योंकि जो लोकल किसान थे, जो लोकल रैयत से, वो इनके कंट्रोल में थे, वो इनको मोबिलाइज कर लेते थे। वो लोकल रैयत, बहुत सारे रैयत जो इनके ऊपर डिपेंडेंट थे, जो इनके ऊपर आश्रित थे, उनको चलो चलो यार आज
नहीं वो आ रहा जमींदार, देखते हैं उसका एजेंट आ रहा, नहीं देंगे उसको पैसा, देखते हैं इतना ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह का ये एक फियर्स मोबिलाइजेशन कर देते थे और जानबूझकर डेलिबरेटली पेमेंट डिले कर देते थे, रेवेन्यू जो है जमींदार को वो डिले कर देते थे। So in fact, when the estates of the zamindars were auctioned for failure to make revenue payment, jotedars were often amongst the purchaser. तो इनफैक्ट होता क्या था कि जब जमींदार के जो संपदा है, जब स्टेट्स है, वो जब बिकती थी, है ना, तो स्टेट ऑक्शन होता था, उसकी जब नीलामी होती थी तो ज़्यादातर कौन खरीदता था भाइयों? ज़्यादातर जब उनके जमींदार जब पे नहीं कर पाते थे, फेल हो जाते थे, वो रेंट नहीं देते थे कंपनी की, तो उनकी नीलामी हो जाती थी उनकी संपदा का। तो ज़्यादातर जो खरीदार होते थे भाई, बोली लगाने वाले ज़्यादातर लोग जोतेदार्स होते थे, यही खरीद लेते थे। मतलब जो उनके नीचे थे वही इतना पावरफुल हो जाते थे, पैसा ले लेते और वही उसकी बोली लगा लेते थे। द जोतेदार्स वेर मोस्ट पावरफुल इन नॉर्थ बंगाल, ऑल द रिच पीजेंट्स एंड विलेज हेडमैन वेर emerging एज कमांडिंग फिगर्स इन द कंट्री साइड इन द अदर पार्ट्स ऑफ बंगाल एज वेल। तो नॉर्थ बंगाल में जोतेदार्स बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। यद्यपि पूरे सभी जगह आप देखोगे कि जो देहात क्षेत्र था, जो कंट्री साइड था, जो बंगाल के दूसरे देहात क्षेत्र है, वहाँ भी जो रिच पीजेंट्स हैं, रईस पीजेंट्स जो हैं, जो अमीर पीजेंट्स हैं ना, थोड़ा धनवान पीजेंट, और जो हेडमैन होते थे, गांव के जो मुखिया वगैरह होते थे, वो जनरली कमांडिंग फिगर में थे। सो इन सम प्लेसेस दे वेयर कॉल्ड हॉलदार्स, है ना, इस एल्सवेयर दे नोन एज घंटीदार्स और मंडल्स। तो बहुत जगहों पे उनके अलग अलग नाम है दोस्तों। कहीं कहीं पे उनको हवलदार कहा जाता था, कुछ स्थानों पे उनको घाटीदार कहो या मंडल कहलाते थे। दिस ऑल वेयर ए टाइप ऑफ, मतलब जोतदार टाइप। सो देयर राइज इनएविटेबली वीकेंड जमींदार ऑथोरिटी। तो इनका जो उदय हुआ, इससे जो जमींदारों के अधिकार था, इसका कमज़ोर पड़ना तो स्वाभाविक था भाइयों, तो कमज़ोर पड़ गए। सो ये थोड़ा सा सेटअप यहाँ पे एक डायग्राम के हिसाब से मैं आपको समझा देता हूँ कि सबसे ऊपर क्या था, कंपनी। कंपनी किससे टैक्स लेती थी दोस्तों? जमींदार से। जमींदार किससे टैक्स लेते थे? कहीं कहीं पे डायरेक्ट रैयत से लेते थे और कहीं कहीं पे जोतदार होते थे, है ना, जोतेदार होते थे, उनसे लेते थे। सो नीचे क्या करते, और रैयत क्या है? रैयत अपने ज़मीन को, जो रैयत है, कुछ खेत वो खुद करते थे और कुछ खेत उनके पास ज़्यादा होता था, तो वो अंडर रैयत को देते थे। जिनके पास खेत नहीं है उनको देते थे कि भाई तुम इस लैंड पे करो, है ना। तो कहीं कहीं अंडर रैयत डायरेक्टली जोतेदार के नीचे थे, कहीं पे अंडर रैयत रैयत के नीचे थे, रैयत जोतेदार के नीचे थे। बट फाइनली जो भी सिस्टम था, आप अंडर रैयत से रैयत के पास जाएगा पैसा, पर रैयत से जमींदार के पास जाएगा। यहाँ पे अंडर रैयत से जोतेदार, जोतेदार से जमींदार के पास जाएगा। सो जमींदार के पास ही पैसा फाइनली जाता था और वही कंपनी को देता था। कंपनी को जमींदार से सिर्फ मतलब था। द जमींदार्स रेजिस्ट, है ना। तो अब ये देखते हैं, जमींदारों की ओर से प्रतिरोध हो गया दोस्तों। द ऑथोरिटी ऑफ द जमींदार्स इन द रूरल एरियाज हाउएवर डिड नॉट कोलैप्स, है ना। तो जोतेदार उदय हो रहा था, लेकिन किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों की सत्ता समाप्त नहीं हुई। फेस्ड विथ एन exorbitantly high revenue demand and possible auction of their estates, they devised ways of surviving the presses, है ना। न्यू कॉन्टेक्स्ट प्रोड्यूस्ड न्यू स्ट्रेटजीज। क्या हुआ कि राजस्व की जो अत्यधिक मांग थी और अपनी जो भू संपदा की जो संभावित नीलामी की समस्या थी, है ना, पॉसिबल ऑक्शन ऑफ देयर स्टेट्स जो था, और जो हाई रेवेन्यू डिमांड था, तो इस सिचुएशन में इन्होंने क्या किया, जमींदारों ने इनसे निपटने के लिए, इस दबाव से उबरने के लिए रास्ता निकाल लिया। और क्या कहा जाता है दोस्तों, नए संदर्भ में नई रणनीति बना ली गई। न्यू कॉन्टेक्स्ट इन न्यू प्रोड्यूस्ड न्यू स्ट्रैटेजीज। तो नए संदर्भ में नई स्ट्रैटेजी, नई रणनीति बना ली गई। फिक्टिशियस सेल वॉज वन सच स्ट्रैटेजी। तो जो फर्जी बिक्री था, जो मैंने आपको इस चैप्टर के पिछले वीडियो में आपको बताया, जमींदार का जो कि उनके फर्जी बिक्री होते थे, नीलामी होती थी, वो एक ऐसा रणनीति था, तरकीब था। इट इन्वॉल्व ए सीरीज ऑफ मैन्यूवर्स, है ना। इसमें कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे। द राजा ऑफ वर्धमान फॉर इंस्टेंस फर्स्ट ट्रांसफर्ड सम ऑफ हिज जमींदारी टू हिज मदर सिंस द कंपनी हैड डिक्रीड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ वीमेन वुड नॉट बी टेकन ओवर। तो कंपनी का एक निर्णय ये था कि जो स्त्रियों की संपत्ति है वो नहीं छीनी जाएगी, है ना। कंपनी हैज डिक्रीड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ वीमेन वुड नॉट बी टेकन ओवर। तो क्या किया, तो महिलाओं का प्रॉपर्टी नहीं छीना जाएगा, कंपनी ने ऐसा नियम बना रखा है। तो वर्धमान के जो राजा थे, उसने क्या किया, उसने पहले ट्रांसफ़र कर दिया अपनी कुछ जमींदारी को,
अपने माँ के नाम ट्रांसफ़र कर दिया कि भाई माँ के से तो छीना नहीं जाएगा, माँ के नाम पे। देन दूसरा स्ट्रैटेजी देखो, है ना, दूसरा हथकंडा, सेकंड मूव। देन एज सेकंड मूव हिज एजेंट्स मैनिपुलेटेड द ऑक्शंस। जो उसके एजेंट होते थे वो पूरी जो ऑक्शन है उसको ही मैनिपुलेट कर देते थे, है ना। द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द कंपनी वॉज डेलिबरेटली विथहेल्ड एंड अनपेड बैलेंसेस वेर अलाउड टू एक्यूमुलेट। तो जो कंपनी का जो रेवेन्यू डिमांड होता था, है ना, वो जानबूझकर रेवेन्यू डिमांड जो था वो जानबूझकर रोक दिया जाता था, नहीं दिया जाता था। और अनपेड बैलेंस जो है, बकाया राशि है, उसको जमा होने दिया जाता था, और बड़ा होने दो, और ज़्यादा बकाया होने दो, है ना। When a part of the estate was auctioned, the जमींदार्स men bought the property, outbidding other purchases. तो जब उसकी भू संपदा का कुछ हिस्सा ऑक्शन होती थी, नीलामी होती थी, तो जमींदार के लोग जो होते थे वही आउटबिड कर देते थे सारे परचेजर्स को। दूसरे जो बोली लगाते थे उनसे ज़्यादा ये बोली लगा देते थे। एंड जब बोली लगा ली तो ये जीत गए कि जमींदार का एजेंट, बोली लग रही, नीलामी हो रही, जमींदार का एजेंट ही बोला सबसे ज़्यादा, हाँ भाई मेरा सबसे ज़्यादा बोली है, उसने सबसे हाईएस्ट बिड लगा दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, बाकी सब बिडर खत्म हो गए। सब्सिक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे अप द परचेज मनी, और बाद में सो दैट द स्टेट हैज़ टू बी रीशोर्ड। तो वो बोली लगा के हाईएस्ट हो गए, H1 बिल्डर है, हाँ कि मैं इतना पैसा दूंगा भाई, सबसे ज़्यादा पैसा दूंगा, ये जमींदारी मेरी होनी चाहिए। वो क्या है, जमींदार का एजेंट है। हो गया कि चलो डील डन। अब उसके आगे यहीं पे बोली लगने पे कहानी खत्म नहीं होती ना। अब उसके बाद जमींदारी उसके पास जाएगी तो उसको पैसा देना होगा कंपनी को पैसा दे के अब कॉन्ट्रैक्ट साइन की जाएगी। तो जब पैसा देने की बारी आएगी तो पैसा ही नहीं देते थे, और फिर से वो विसंपदा की फिर से बोली लगती थी, क्योंकि बोली लगा के मैं हो तो गया, बट जब आगे का प्रक्रिया है, ऐसा होता है कि जब बोली लगती है तो उस समय हाथों हाथ पैसा नहीं दिया जाता है। बोली लग गई, अब उसके बाद वो पैसा दिया जाता है कि चलो भाई इतना पैसा हम दे रहे हैं, अब जो जितनी बोली लगी थी उतना पैसा हम आपको जमा करेंगे, और अब ये जमींदारी हमारे पास होगी। तो बोली तो वहाँ लगा लिया, लेकिन जो ये प्रक्रिया था थोड़े दिन बाद कि पैसा जमा करेंगे और फिर ये लेंगे, वो पैसा ही नहीं जमा करते थे और वो टेक ओवर ही नहीं करते थे, तो वो जमींदारी फिर से होती ही नहीं थी, तो फिर से उसकी बोली लगती थी। सो अगेन इट वॉज बॉट बाई जमींदार, और फिर से बोली लगती थी, फिर से जमींदार का इस बार दूसरा एजेंट था, वो ले लेता था एंड फिर से पैसा नहीं देता था। क्या गेम है दोस्तों, ठीक है। अंग्रेजों को मतलब मेरे को ये तो समझ में आ रहा है कि भारतीय लोगों ने उनको बाल तो उनको खुजला दिए होंगे, सर उनको खुजाना पड़ता होगा अंग्रेजों को। सो वंस अगेन देर वॉज एन ऑक्शन, बार बार ऑक्शन होता था, एंड ये प्रोसेस कंटिन्यूसली रिपीटेडली इंडलेसली चलता रहता था। बोली लगी, ऑक्शन हुआ, बोली लगी, एजेंट जीत गया जमींदार का, और फिर वो पैसा देता ही नहीं था, फिर वो जमींदारी लेता नहीं था, फिर बोली लगती थी। सो इससे क्या होता था, दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड इंडलेसली एग्जॉस्टिंग द स्टेट एंड अदर बीडर्स एट द ऑक्शन। तो इससे क्या होता था कि जो राज्य है, स्टेट है, जो कंपनी, वो भी परेशान हो जाती थी, है ना, और जो बाकी बोली लगाने वाले जो बाकी से बीडर लोग होते थे वो भी परेशान हो जाते थे कि अरे यार कोई फ़ायदा नहीं है, आते हैं बोली लगाते हैं, मिलता नहीं, तो यही चलता रहता था। सो एट लास्ट द स्टेट वॉज सोल्ड एट ए लो प्राइस बैक टू जमींदार। गेम देखो दोस्तों, उससे होता क्या था, लास्ट में अंतिम में जो संपदा है वो वापस उसी जमींदार को कम पैसे में बेच दिया जाता था। देख रहा गेम, इंडियन इंडियन है भाई, इंडियन, हम भारतीय गेम मास्टर है, अंग्रेजों को नाक में पानी पिला देंगे। सो एट द लास्ट द स्टेट वॉज अगेन कम पैसों में जमींदार को ही बेच दी जाती थी। द जमींदार नेवर पेड द फुल रेवेन्यू डिमांड, द कंपनी रेयरली रिकवर्ड द अनपेड बैलेंसेस दैट हैज पाइल्ड अप। और जो जमींदार थे दोस्तों, वो कभी भी पूरा रेवेन्यू डिमांड देते ही नहीं थे। जमींदार नेवर पेड द फुल रेवेन्यू डिमांड, और जो कंपनी है वो शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि वो रिकवर कर पाती थी अनपेड बैलेंसेस। वो जो बकाया राशि जमा हो जाता था उसको वो वसूल भी नहीं कर पाती थी ज़मींदारों से। सो सच ट्रांजैक्शंस हैपेंड ऑन ए ग्रैंड स्केल, और इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जो सौदे हैं, वो बहुत बड़े पैमाने में हुए। बिटवीन 1793 एंड 1801 4 big जमींदार्स ऑफ बंगाल इंक्लूडिंग बर्धमान मेड बिनामी परचेजेस दैट कलेक्टिवली yielded as much as ₹30 lakh of the total sales at the auctions. Over 15% were the fictitious, है ना। तो
1793 और 1801 के बीच में बंगाल की 4 बड़ी जमींदारियां, जो बंगाल के 4 बड़ी जमींदारियां था, जिसमें वर्तमान की जमींदारी भी एक थी, वो अनेक बेनामी खरीदारियां की, जिससे कुल मिलाकर 30 लाख रुपए की प्राप्ति हुई, है ना। इस तरीके से ये कलेक्टिवली 30 लाख रुपए का प्राप्ति की, इतना इन्होंने बेनामी परचेज किया। और ये जो टोटल हुए, ये जो इस नीलामियों की जो कुल बिक्रियां हुए, इसमें से जो 15% सौदे थे वो फिक्टिशियस थे, वो नकली सौदे थे। सो देयर वेयर अदर वेज इन विच जमींदारी सर्कमवेंटेड डिस्प्लेसमेंट, है ना। और जमींदार लोग और भी कई तरीकों से अपनी जमींदारी को छीनने से बचा लेते थे, है ना। When people from outside the zamindari bought and stayed at an auction, they could not always take the possession, है ना। तो जो जमींदारी के बाहर के जो लोग थे, है ना, उस क्षेत्र के बाहर के लोग थे, जो संपदा अगर ले भी लेते थे, स्टेट और नीलामी में जीत भी जाते थे और ले भी लेते थे, तो उनको हमेशा पोजेशन नहीं मिलता था। उनको ज़मीन पे तो आना है ना भाई, पैसा तो लेना है, बोली लगा ली है, हो तो गया आपका, कागज़ पे हो गया, बट पैसा लेने तो आओगे, वो नहीं लेने देंगे। एट टाइम्स देयर एजेंट्स वुड बी अटैक्ड बाई लठियाल्स ऑफ द फॉरमन जमींदार्स, है ना। तो कभी कभी जो पुराने जमींदार के जो लठियाल थे, लठियाल कौन होते थे, उनके स्ट्रॉन्ग मैन, है ना, जो लाठी वगैरह लेके रखते थे। सो वो जब नया जो बंदा ले लिया जमींदारी, कागज़ पे तो ले लिया जमींदारी, रेंट पे करना है कंपनी को, लेकिन जब जमींदारी के लिए पैसा वसूलने के लिए जब उनके एजेंट आ रहे, जमींदार तो सब जगह जाके पैसा वसूल पाएगा नहीं एक अकेला, तो जब उसके एजेंट आ रहे हैं, तो जो पुराने ज़मींदार थे, जो ओरिजिनल ज़मींदार थे भाई, उनके जो लठियाल्स थे, जो उनके लोग थे, उनको पिटाई कर देते थे, चलो लेने ही नहीं देंगे। समटाइम्स इवन रैयत रजिस्टर्ड द एंट्री ऑफ आउटसाइडर, और कभी कभी ऐसा भी होता था भाइयों कि जो रैयत थे वो भी बाहर वालों को पैसा देना नहीं चाहते थे, वो रजिस्टर कर देते थे। दे फेल्ट बॉन्ड टू देयर ओन जमींदार थ्रू ए सेंस ऑफ लॉयल्टी एंड परसीव्ड हिम एज ए फिगर ऑफ अथॉरिटी एंड देमसेल्व्स एज हिज प्रजा सब्जेक्ट। कभी कभी जो रैयत थे दोस्तों, उनको भी, उनका भी क्या था कि उनको अपने जो जमींदार थे, जो पुराने अपने जमींदार थे, उनके प्रति उनकी एक वफादारी थी, और उनको एक वो जमींदार को अपने एक फिगर ऑफ ऑथोरिटी की तरफ देखते थे, उनको एक प्राधिकार के रूप में उनको देखते थे, और खुद को उनका एक राजा का वो प्रजा मानते थे, सब्जेक्ट्स मानते थे। तो बाहर का अगर बंदा लेने आ रहा था उसको पैसा नहीं देते थे। द सेल ऑफ द जमींदारी डिस्टर्ब देयर सेंस ऑफ आइडेंटिटी, देयर प्राइड। और जो जमीन, तो ये जो उनको वफादारी थी, चूंकि वो अपने आप को प्रजा मानते थे, तो उनकी जब जमींदारी बिक जाती थी तो उनको ऐसा लगता था कि जो उनका आइडेंटिटी है या उनका जो गौरव है उसको धक्का पहुंचता था। सो जमींदार देयर फॉर वेयर नॉट इजली डिस्प्लेस, तो जो जमींदार थे वो आसानी से विस्थापित नहीं किए जा पाए। By the beginning of 19th century, the depression in the prices was over. सो 19वीं सदी के स्टार्टिंग में, है ना, प्रारंभ में कीमतों में मंदी की जो स्थिति थी, जो है ना, वो समाप्त हो गई। सो हुआ क्या, दोज हु हैड सर्वाइव्ड द ट्रबल्स ऑफ द 1790s कंसोलिडेटेड देयर पावर। तो जो लोग ये 1790s के जो प्रॉब्लम्स थे, इसको जो जमींदार सर्वाइव कर गए, जो बच गए, वो धीरे धीरे अब अपने आप को सुदृढ़ बना लिए, वो अपना पावर कंसोलिडेट कर लेते हैं, सत्ता कंसोलिडेट कर लेते हैं, बिकॉज अब प्राइस डिप्रेशन वाज ओवर, है ना। अब जो कीमतें में गिरावट आई थी वो खत्म हो गई थी। रूल्स ऑफ द रेवेन्यू पेमेंट वेर ऑल्सो मेड समवट फ्लेक्सिबल, और जो नियम कानून थे, है ना, उनको भी कुछ लचीला बना दिया गया था, फ्लेक्सिबल बना दिया गया था। एज ए रिजल्ट द जमींदार्स पावर ओवर द विलेजेस वॉज स्ट्रेंथन। तो उससे क्या होता है कि जो जमींदार के जो शक्तियाँ थी गाँव के ऊपर, वो और मजबूत हो जाती है। इट वॉज ओनली ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s दैट दे फाइनली कोलैप्स्ड एंड द जोतेदार्स कंसोलिडेटेड देयर पावर इन द कंट्री साइड। और होता क्या है दोस्तों, फिर 1930s में जो पूरी दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन आती है ना, जो पूरे वर्ल्ड वाइड आर्थिक मंदी आती है, तो इस घोर मंदी के बाद फाइनली ये सिस्टम कोलैप्स करता है और जमींदार ख़त्म हो जाते हैं, और जो जोतेदार्स होते हैं उसके बाद देहात में उनका पावर कंसोलिडेशन हो जाता है। तो जोतेदार्स अपने पावर्स को कंसोलिडेट करते हैं आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s।